रात की स्याही में डूबी सड़कें उस दिन ज्यादा ही कुछ खामोशी लग रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनकहे डर का इशारा हो। पेट्रोल पंप की आखिरी शिफ्ट पूरी करके जब मैं घर लौट रहा था तो आसमान में बस एक ही तारा चमक रहा था, शायद मेरी तकदीर का आखिरी निशान। थके कदम, बुझी आंखें और जेब में कुछ सिक्कों की झंझकार, यही मेरा सफर था हर रात का। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। सड़क के किनारे मुझे एक परछाई नजर आई, सिकड़ी हुई, कांपती हुई, जैसे किसी ने जिंदगी से उसकी उम्मीदें छीन ली हो। मैं पास गया तो देखा एक लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए, बालों में मिट्टी और आंखों के किनारे सूखे आंसू। एक पल के लिए मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं खुद भी 4 बहनों का भाई था और किसी बहन जैसी उस लड़की की हालत देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने बिना सोचे अपनी शर्ट उतारी और उसे उड़ा दी। ठंडी हवा के बीच जब मैंने उसे उठाकर अपने कंधे पर लिया तो ऐसा लगा जैसे खुद जिंदगी मुझसे कोई परीक्षा ले रही हो। मैं उसे लेकर सीधा अस्पताल भागा। वहाँ मेरी थोड़ी पहचान थी, इसलिए डॉक्टरों ने बिना सवाल पूछे इलाज शुरू कर दिया। 2 दिन तक मैं तो हर रोज उसके पास जाता रहा, उसके लिए दवा, खाना और शायद थोड़ा सुकून भी लेकर। लेकिन तीसरे दिन जब होश आया, माँ और बहनों को कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने घर जाकर माँ से झूठ कहा कि मेरा एक दोस्त बेहोश है, इसलिए मैं सीधे काम से अस्पताल जाता हूँ। हर दिन रात को उसके पास रुकता हूँ क्योंकि उसका कोई अपना नहीं है। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तेरा दोस्त है तो मदद करना तेरी जिम्मेदारी है। राहुल ने फिर मुझसे पूछा, ये लड़की कहाँ से आई है और इसके साथ हुआ क्या है? तो मैंने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना देखा कि वह सड़क किनारे रोती हुई पड़ी थी। वह फिर से बेहोश हो गई और मैंने अपनी ऊनी चादर से ढककर उसे अस्पताल पहुंचाया। राहुल ये सब सुनकर देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, आजकल ऐसे हादसे बहुत हो रहे हैं, लोग अपनी बेटियों को संभाल नहीं पा रहे और गली कुचे ऐसे अंधेरे में भर गए हैं कि किसी को खबर तक नहीं होती कि कौन किस हालत में है। वह बोला, पता नहीं ये किसकी बेटी है या किसकी बहन, इसके घर वाले किस हालत में होंगे। अगर वे यहाँ होते तो उनकी दुनिया उजड़ जाती। मैंने कहा, भगवान ही सब जानता है और यह सबसे अच्छा यही होगा कि पुलिस का मामला ना बने, क्योंकि पुलिस के चक्कर में पड़ना गरीबों के बस की बात नहीं। बेहतर यही है कि जब ये लड़की ठीक हो जाए तो इससे इसके घर पहुंचा दिया जाए। राहुल ने भी हामी भरी और कहा, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। 2 दिन गुजर गए और हर पल मेरे लिए जैसे एक सजा बन गया। मैं रातों को सो नहीं पाता, कभी प्रार्थना करता, कभी उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहता, कभी नर्सों से उसकी हालत पूछता। डॉक्टर बार बार कहते, अभी अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, अगर होश ना आया तो मामला लंबा हो सकता है और ये कोमा में भी जा सकती है। ये सुनते ही मेरा दिल कांप सा उठता। राहुल भी कहता, अगर ये कोमा में चली गई तो खर्चा कौन उठाएगा? हम दोनों गरीब हैं, हम इसके घर वालों को ढूंढना होगा या किसी संस्था से मदद मांगनी होगी। मैं उसकी बात सुनता, लेकिन दिल के अंदर से बार बार यही आवाज उठती, हे भगवान, इसे जिंदगी दे, इसे बचा ले, क्योंकि मेरे वंश में कुछ नहीं। भगवान की मर्जी ऐसी हुई कि दूसरे दिन सुबह उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं उस वक्त उसके पास खड़ा था, राहुल भी वहीं था और एक महिला डॉक्टर भी। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो बताते थे कि उस पर बहुत जुल्म हुआ है और हो सकता है इसमें कई लोग शामिल हो। इसलिए हमें उससे बहुत नरमी से बात करनी होगी ताकि वह डरे ना, क्योंकि 2 दिन वो बेहोश थी और उसके दिल में कितना खौफ होगा ये कोई नहीं जान सकता। जब उसने आंखें खोली तो उसकी नज़रें बिल्कुल बेजान सी थी, जैसे कोई अधूरे गवाह बाहर झांकने की कोशिश कर रहे हो। उसने एक बार मुझे देखा और मैंने तुरंत अपने दिल को संभालने की प्रार्थना की। डॉक्टर ने पास आकर नरमी से कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। ये आदमी तुम्हें सड़क से उठाकर अस्पताल लेकर आया था, 3 दिन से तुम्हारे लिए हर कोशिश कर रहा है, ये तुम्हारे लिए एक मददगार है। फिर डॉक्टर ने अपना परिचय दिया और राहुल का भी, ताकि लड़की को किसी पर शक न रहे और वो थोड़ी तसल्ली पा सके। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई नंबर याद है ताकि हम तुम्हारे घर वालों को कोई खबर दे सके? लड़की ने लंबी सांस लेकर धीरे से कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं, ना कोई भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार और ना ही कोई ठिकाना। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि मैंने सोचा कि एक लड़की जिसके पास कोई सहारा न हो वह इस हाल तक कैसे पहुंची होगी। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? ये सुनकर वह अचानक मेरी तरफ देखने लगी। पहले उसकी आंखों में हैरानी थी, फिर आंसू बहाने लगी और अचानक वो रोते हुए बोली, ये आदमी है, यही मेरा अपराधी है, यही है जिसने मेरे साथ सब कुछ किया। कमरे में सन्नाटा पसर गया, मेरे पैरों तले जमीन धंस गई। उसी समय मेरी माँ कमरे में आई, हाथ में खाने के बर्तन लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं और राहुल अस्पताल में हैं और वह हमारी मदद के लिए खाना लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि लड़की बारे में कह रही है कि यह अपराधी है तो उनका चेहरा पीला पड़ गया।
हाथ कांपने लगे और बर्तन हाथ से गिर पड़े। वो रोते हुए बोली, हे भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया? मेरे बेटे ने ये सब किया है। मैंने कहा था कि तेरी शादी होनी चाहिए, मगर मैंने पहले तेरी बहनों की शादी को जरूरी समझा। कैसी वजह से तू इस घिनौने रास्ते पर चला गया? तेरी अपनी 4 बहनें हैं, कुछ तो सोच लिया होता। यह सुनकर भीतर से मैं कांप गया। मेरी माँ सिर पकड़कर बैठ गई। मैंने रोते हुए कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मैंने तो इस लड़की की सिर्फ मदद की है। मगर वह लड़की लगातार रोती रही और अचानक दोबारा बेहोश हो गई। कमरे में मौजूद सब लोग मुझे घूरने लगे और सबके मन में यही बैठ गया कि कोई लड़की जिसके साथ इतना बुरा हो, वह क्यों झूठ बोलेगी। अब सब मुझे ही अपराधी मानने लगे और मेरा दिल डूब गया। उस लड़की ने अपना नाम तक नहीं बताया था और फिर से बेहोश हो गई, जबकि मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं कभी भी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने सोचा कि मैंने भलाई का काम किया, किसी की इज्जत बचाई, लेकिन उसी लड़की ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अब मेरा जीना मुश्किल हो गया। अंदर से मैं टूट चुका था और बार बार भगवान को साक्षी मानकर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ। मेरे दोस्त राहुल ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राकेश, अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है। अगर ये लड़की दोबारा होश में आकर वही बयान देगी तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को खबर मिल चुकी है, अस्पताल में भी ये बात फैल गई है और पुलिस कभी भी आ सकती है। हमें उससे पहले कोई फैसला करना होगा। हमें उस लड़की से बात करनी होगी ताकि वह पुलिस के सामने वही बात ना दोहराए। मैंने बेबसी में कहा, मैं तो बस मददगार हूँ, कुछ गलत नहीं किया। पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। माँ रोते हुए बोली, अब क्या करेगा बेटा, ये बात हमें दबानी पड़ेगी। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अगर बाहर पता चल गया तो तेरी बहनों के रिश्ते टूट जाएंगे, लोग ताने देंगे और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं स्तंभ बैठा सोच रहा था, भलाई करके यही भलाई मिली, मेरे गले का फंदा बन गई। थोड़ी देर बाद लड़की होश में आई तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। माँ और दोस्त अंदर आए और लेडी डॉक्टर वहीं थी। लड़की ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मैं पुलिस में शिकायत करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी क्या? क्या कोई मुझसे शादी करेगा? क्या कोई मुझे पत्नी बनाएगा? मैं पहले ही अकेली हूँ, अब तो बिल्कुल तनहा रह जाऊंगी। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरी शादी इसी आदमी से करवा दीजिए। यही मेरा पति बन जाए, ताकि जो पर्दा इसके सामने फटा है वह शर्म ना रहकर इज्जत बन जाए। मैं उसकी इज्जत बन जाऊं और ये मेरी जिंदगी का सहारा बने। माँ ने ये सुना तो गहरी सांस ली और बोली, बात तो सही है, जब इसने इल्जाम लगा ही दिया है तो अब सजा भी इसी को मिलेगी। इसकी सजा यही है कि अब अपनी जिंदगी इसी लड़की के साथ गुजारे जिसे इसने बदनाम किया है। इसे अपनी पत्नी बनाकर ही अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। लड़की ने यह भी कहा कि शादी रस्म जल्द से जल्द होनी चाहिए, वरना अगर पुलिस आ गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। कुछ देर बाद पुलिस आ गई तो हमने उनसे झूठ कहा कि ये लड़की अभी अभी होश में आई है और इससे पहले कुछ याद नहीं था। मेरी माँ ने उसे समझा दिया था कि अगर बचना है तो थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। वह भी मजबूर थी, इसलिए उसने बहुत अच्छे से बात संभाली और पुलिस को बताया कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वह तो बस अपने घर वालों से नाराज होकर रात को घर से निकल गई थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, से वह बेहोश हो गई और ये आदमी उसे अस्पताल लेकर आया और ये मेरा मंगेतर है। हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। पुलिस ने उसकी बात मान ली और मामला वहीं खत्म हो गया। फिर उसने अपना नाम बताया, संध्या। उसकी शक्ल बहुत नाजुक थी, रंग गोरा, आंखों में गहराई और उम्र करीब 18 से 20 साल की लगती थी। वह पतली, दुबली और मासूम सी दिखती थी। डॉक्टर ने दोबारा चेकअप करके कहा कि 3-4 दिन आराम की जरूरत है, फिर ये घर जा सकती है। इन दिनों में मेरी माँ ही उसकी देखभाल करती रही, उसके खाने पीने का इंतजाम किया, कपड़े ला कर दिए। मेरी बहन ने भी उससे मिलने आई और अपने कपड़े उसे दिए ताकि वह सहज महसूस करे। माँ ने मुझसे कहा कि अब समय बर्बाद मत करो, कहीं से उधार लेकर ही सही एक छोटी सी शादी करनी होगी। राहुल ने आगे बढ़कर कहा कि चिंता मत करें, मैं पैसे देता हूँ। और इस तरह हमारे छोटे से घर में रिश्तेदार बुलाए गए। कुछ लोग गवाह बने और पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करके विवाह संपन्न किया। अब संध्या मेरी पत्नी बन चुकी थी। वह कमरे में थी, लेकिन मेरा अंदर जाने को मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरा दिल खाली और भारी लग रहा था, जैसे हालात ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया हो जिसका अंजाम मुझे नहीं पता था। मैं बाहर चारपाई पर बैठा था। ठंडी हवा कभी गालों को छू कर गुजरती, कभी रुक जाती, जैसे घर की दीवारें भी मेरी हालत समझ रही हो। आंगन की बत्ती पीली रोशनी दे रही थी। चारपाई की रस्सियों के निशान हथेलियों पर रह गए थे। गली के कोने से कुत्तों की धीमी भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर सन्नाटा छा जाता। उस सन्नाटे में मेरी सांसें भी भारी होती जाती। रिश्तेदार जा चुके थे, बहनें अंदर गई थी और उससे उनकी धीमी सांसों की आवाज़ें दरवाजे की ओर से आ रही थी। उसी आवाज़ में घर की थकान और सादगी खुलकर महसूस हो रही थी। मेरी माँ धीरे से मेरे पास आई। उनके हाथ में एक पुराना दुपट्टा था जिसके किनारों पर हाथ की सिलाई साफ दिख रही थी। उन्होंने सामने खड़े होकर कहा, अब बाहर क्यों बैठा है, अपने कमरे में जा। अब तेरा विवाह उससे हो चुका है। घर में तो बस 2 ही कमरे हैं, अब एक कमरे में हम 4-5 औरतों का सोना पड़ेगा, 2 को जमीन पर बिस्तर बिछाना पड़ेगा। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो बस शादी करनी थी,
इसलिए तूने ये कदम उठाया। भगवान ने तुझे तेरी गलती सुधारने का मौका दिया है। अब तू कमरे में जा, नहीं तो इस घर पर कोई विपत्ति आ जाएगी और तेरे किए तेरी बहनों के सामने आएंगे। मैं चुप रहा, जैसे किसी ने मेरी जुबान को लोहे की कील से जकड़ दिया हो। माँ की बातें मेरे दिल को चीरती चली गई। मैं सोच रहा था कि कौन सा शब्द बोलूं जो इन तीनों की बारिश को रोक सके, मगर कोई शब्द नहीं मिला। मैं सफाई भी देता तो किससे देता। हर चेहरे पर यही लिखा था कि जब औरत की इज्जत पर आंच आती है तो मर्द ही दोषी होता है। कोई सच्चाई नहीं देखता, बस फैसले सुनाए जाते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में अजनबी हो गया हूँ। मेरे पैरों के नीचे जमीन सरक रही है। मैंने आसमान की ओर देखा। अंधेरे के बीच कुछ तारे धीमी रोशनी में टिमटिमा रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं भाग जाऊं तो कायरत होगी, और अगर डटकर लड़ूं तो किससे? मैं तो बेगुनाह हूँ। मेरा गुनाह बस यही कि मैं बेबस हूँ। मेरे अंदर कड़वाहट पैदा हुई। उसी ने नफरत का रूप ले लिया। मैंने मन में ठाना कि मैं कमरे में जाकर उस लड़की से पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह मेरे साथ ऐसी जिंदगी जीकर क्या पाएगी? शादी तो प्यार और सहमति का रिश्ता है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। मैंने कमरे की ओर बढ़ते हुए बल्ब की हल्की सी रोशनी देखी और महसूस किया कि अंधेरा अब भी मेरा पीछा कर रहा है। मेरे मन में आया कि अगर मैं माँ से कह दूं कि मैं उसे नहीं रखना चाहता, मैं तलाक दे दूं, तो माँ मुझे और ताने देगी, समाज मुझे बुरा कहेगा, दोस्त मुझे नीचा कहेंगे। राहुल ने जब उधार दिया तो कहा था पैसे लौटाने की जरूरत नहीं, पर मैंने तुझे अच्छा इंसान समझा था, तू तो बुरा निकला। ये बात मेरे कानों में आज भी किल की तरह घड़ी हुई थी। मुझे लगा कि मैं खुद से ही हार गया हूँ। उस कटघरे में खड़ा हूँ जहाँ सवाल भी मैं हूँ और जवाब भी मैं हूँ और अपराधी भी मैं ही समझा जा रहा हूँ। धीरे धीरे उठकर मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। आंगन की मिट्टी में मेरे पैरों की आहट रह गई थी और दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे पर रखा तो लकड़ी की ठटक हथेली में उतर आई। मैंने आंखें बंद करके सोचा, अंदर वह चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए कहेगी कि देखो मैं जीत गई और तुम हार गए। हिम्मत जुटाकर मैंने कुंडी लगाई, दरवाजा धकेला और अंदर गया। कमरे में हल्की सी खुशबू थी। शायद माँ ने अभी भी गुलाब कल के कुछ कतरे छिड़के थे। पीले बल्ब की रोशनी में पुरानी दीवारें वैसे लग रही थी जैसे बरसों से कुछ बदला ही ना हो। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी थी जिसे मैंने सुबह ही ठीक किया था। मेरा मन मरा हुआ था, पलट जाऊं, लेकिन कदम थम गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पीछे मुड़ा तो वह कांपती सांसों के साथ मेरी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर ना कोई जीत की मुस्कान थी, ना आंखों में चमक, बस गहरे काले घेरे और सूखे होठ थे। वह पास आई और अचानक दोनों हाथों से अपना दामन पकड़कर मेरे पैरों पर गिर पड़ी। फर्श ने उसके घुटनों की चोट तो सह ली, लेकिन उसका फूट फूट कर रोना मेरी आत्मा तक हिला दिया। उसके आंसू चादर के किनारे समेटे जा रहे थे और मैं हैरान खड़ा था। मैंने कहा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई और रो तुम रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने उसे पीछे धकेल दिया। वह मुझे हैरानी से देखने लगी। आंसू पोंछकर बोली, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, हाँ जरूर चाहूंगा, पता तो चले कि मैं क्यों बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इससे मेरी हालत बदल तो नहीं जाएगी। बर्बाद तो वही रहेगी। मुझे ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो तुम्हें सिर्फ मदद की थी। जिस हालत में तुम्हें देखा, मैं बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि यह सुनकर उसने नजरें झुका ली जैसे उसे गहरी कठोरता वाले शर्म आ रही हो। फिर मैंने बात बदल कर कहा, जिस हाल में थी मैंने तुम्हारी मदद की। वह बोली, आप बैठ जाए, मैं सब बताती हूँ। अभी से वह पत्नी की तरह पेश आ रही थी, जबकि मैंने उसे कभी अपनी पत्नी माना नहीं। वो रोते रोते कहने लगी, मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मेरे पिताजी के अलावा मेरा कोई नहीं था। हमारा छोटा सा घर था जिसकी खिड़कियां और दीवारें टूटी हुई थी। दीवारों पर नमी के धब्बे थे। मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करते, कभी खेत में कभी मजदूरी में। वह हमेशा कहते भगवान सब ठीक कर देगा, लेकिन एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा इनके गुर्दे खराब हो चुके हैं और इलाज बहुत महंगा है। हमने उम्मीद की थी कि किसी तरह पैसा मिल जाएगा। मजबूरी में पिता को कर्ज लेना पड़ा, लेकिन वह कर्ज आम लोगों से नहीं था, बल्कि खतरनाक लोगों से था जो वसूली के लिए बदनाम थे। उनके चेहरे सख्त और बातों में डरावने का अंदाज था। उन्होंने हमें धमकी दी कि अगर टाइम पर पैसे न लौटाए जाए तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने हमें 1 साल की मोहलत दी थी। हमें लगा जैसे ये साल उम्मीद की किरण है। हमने दिन रात मेहनत की। मेरे पिताजी ने अपनी कमजोरी के हालत में भी हिम्मत न छोड़ी, लेकिन बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। एक दिन मैं कुछ पैसे लेने दुकान गई और लौट कर आई तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा था। मैंने देखा तो सामने ऐसा मंजर था जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। पिता का चेहरा शांत, लेकिन उनके सांसें थम चुकी थी। मुझे उनका आखिरी बार पास जाकर देखना भी नसीब ना हुआ। वे हमें छोड़कर चले गए और मैं अकेली रह गई। सिर पर कर्ज और दिल में डर के सारे रिश्तेदारों ने ही हाथ खड़े कर दिए। वे बोले कि हमें अपनी जिम्मेदारी मत सौंपो, वरना वे लोग हमारे घर भी जला देंगे। मैं बाजार में घूमकर छोटे मोटे काम करने लगी। कभी कपड़े धोती, कभी कबाड़ की चीजें इकट्ठी करती, कभी किसी की दुकान में मदद करती, तो कभी घरों की सफाई करती। रेशमी कपड़े सीने का काम भी किया ताकि कुछ पैसे हो जाए। इतनी मेहनत से मेरी उंगलियां छिल गई और पैरों में हमेशा दर्द रहने लगा।
लेकिन दिल में एक ही उम्मीद थी कि अगर मैंने हिम्मत ना हारी तो शायद कर्ज देने वाले कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। एक दिन वो लोग मेरे पास आकर धमकी देने लगे। बोले, तुम्हें पैसे दिए हुए हैं, 1.5 साल हो गया है, अगर इस साल के अंदर पैसे ना लौटाए तो अंजाम तुम्हारे पिता जैसा होगा। वसूली का मामला मजाक नहीं होता, हम किसी को नहीं छोड़ते। उनकी सख्त आवाज़ सुनकर मेरी नींद उड़ गई। मैं दिन रात मेहनत करने लगी, कभी चाय की दुकानों में प्लेट धोती, कभी सब्जी मंडी में सामान उठाने की मदद की। ग्राहकों के सामने कई बार शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन सोच यही थी कि अगर मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हुई तो मेरी मदद कौन करेगा। मैं छोटी छोटी बचत शुरू की, अपने पास का छोटा सा गहना भी बेच दिया जिसमें थोड़ी राहत मिली। लोगों ने मेरी मेहनत देखी तो कभी किसी ने थोड़ा काम दे दिया, कोई कुछ रुपए मदद के तौर पर दे देता। मैंने हर तरह का काम किया, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, बस 2 वक्त की रोटी जुटाने और कर्ज चुकाने के लिए। धीरे धीरे पैसे जमा होने लगे। रात को जब सो जाते तो मैं चांदनी रात में बैठकर हिसाब करती कि कितनी रकम जमा हुई है, कितनी बाकी है और कितने दिनों में मुक्त हो जाएगी। पिताजी के लिए हुए कर्ज से मैंने हर रुपए का हिसाब रखा और खुद को एक सख्त नियम में बांध लिया। कम खाना, कम सोना और हर पल मेहनत लगाना। समय बीतता गया। मैंने छोटे छोटे कामों से पैसे इकट्ठे किए, कभी किसी दोस्त से उधार लिया तो जल्दी लौटा दिया। बस एक उम्मीद थी कि किसी दिन यह कर्ज पूरी तरह चुकता हो जाएगा। मैंने कभी किसी से रहम नहीं मांगा, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा ये डर था कि अगर कर्ज ना चुका पाई तो वो लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। उन्होंने हमारे ग्राहकों को धमकाया था, पड़ोसियों को डराया और एक बार फिर तो रात में आकर हमारे घर के आसपास हमला करके कहा था, हमारा पैसा वापस करो। उस समय मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं दिन रात मेहनत की, कपड़े सीने वाले घर में रात भर काम किया, सुई धागे के साथ नींदें कुर्बान कर दी। एक दिन मैंने सब कुछ तैयार किया और एक रात उसी जगह पहुंची जहां उन्होंने पहली बार मुझे देखा था। कांपते हाथों में रकम लेकर मैंने प्रार्थना की कि आज तो सब खत्म हो जाएगा और मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे लगा कि ये मामला यहीं खत्म होगा और मैं चैन से अपनी बाकी जिंदगी जीऊंगी, लेकिन किस्मत को और मंजूर था। अच्छे दिनों की उम्मीद में मुझे ऐसा लगा लोगों का सामना करना पड़ा जिनकी नीयत बहुत खराब थी। वह रात थी, अंधेरा था, मैं अकेली थी और उन्होंने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। धोखे से मुझे अपने साथ ले गए और फिर मेरा सहारा छीन लिया। अकेला न केवल मुझे शारीरिक तौर पर सताया, बल्कि मेरे पास जो थोड़े बहुते सोने जेवर थे, वो भी रकम जिसे मैंने खून पसीने से बहाकर कमाया, सब छीन लिया। मैं वहीं पर बेसुध पड़ी थी। जब होश आया तो अस्पताल, ठंडी सफ़ेद छत मेरे ऊपर थी और मुझे सिर्फ इतना याद था कि तुमने मुझे वहां से उठाया और अस्पताल पहुंचाया। होश में आने के बाद सब कुछ धुंधला था, लेकिन एक बात साफ थी कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं। और यह भी समझ में आ गया कि अगर मैंने सच्चाई बताई तो वो लोग फिर लौट कर आएंगे और शायद मेरा और भी बुरा हाल करेंगे। सच कहने से मेरी जिंदगी में कोई फायदा नहीं था। मैंने सोचा कि समाज में किसी औरत को इज्जत और सुकून तभी मिलता है जब उसके सर पर किसी मर्द का सहारा हो। हर मर्द का सहारा पाने का सबसे सुरक्षित तरीका शादी है। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। मुझे 2 रास्ते नजर आए, एक यह कि सच का सामना करूं और अकेले इस दुनिया के कानून हालात झेलूं, या फिर अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश करूं और एक ऐसा कदम उठाऊं जिससे बाकी जिंदगी संभल सके। मैंने तय किया कि मैं झूठ बोल दूं और शादी का नाटक रच दूं ताकि मुझे कानूनी पनाह मिल जाए। मैं जानती थी कि इस कदम से मेरा दिल तो नहीं बदलेगा, लेकिन मेरी मजबूरी यही थी। मैंने झूठ बोला, ये वही आदमी है जिसने मेरे साथ जुल्म किया और फिर तुमसे शादी कर ली। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे दुख ये नहीं था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि ये था कि मेरा दिल उन जालिम लोगों के सितम से टूटा हुआ था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। उसने वादा किया कि तुम्हारे घर का हर काम करूंगी, हर रोज रात तुम्हारे कदमों में सर रखकर सो जाऊंगी। अगर इसमें मुझे सुकून और इज्जत मिलेगी तो मैं सब सह लूंगी। असलियत यह थी कि मैं बुरी नहीं थी, बस मजबूर थी। ये सुनकर मेरे दिल में रहम आया और मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं। इस फैसले में डर भी था और थोड़ी खुशी भी। फिर वह दिन आया जब घर के सब लोगों के सामने हमने शादी की, रस्म निभाई। उसने जल्द ही घर के काम सीख लिए। उसके हाथों में नरमी और उसके काम में सच्चाई थी। सुबह उठकर वह घर की साफ सफाई करती, चूल्हे पर बर्तन चढ़ाती ताकि जब मैं थके हारे लौटूं तो मेरे सामने गरम गरम खाना हो। वह मेरे बिस्तर की चादर धोकर धूप में सुखाती और तह लगा कर रख देती। धीरे धीरे उसने मेरी माँ का दिल जीत लिया और मेरी बहनों ने उसे अपनी बहन मान लिया। मेरी माँ उसके लिए खाना बनाने में मदद करने लगी। वह स्वादिष्ट खाना बनाने में निपुण हो गई थी। उसकी रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। दिन भर की मेहनत के बाद जब मैं घर लौटता तो उस खुशबू से थकान भी मिट जाती। वह मेरे हाथों की थकान को महसूस करके मेरे पाँव दबाती ताकि मुझे आराम मिले।
रात को जब मैं घर लौटता तो वह मेरे कमरे की बत्ती बुझाकर खाना परोस देती और मेरी जरूरत के हिसाब से कपड़े तैयार रख देती। उसकी साफ सफाई और मोहब्बत से भरी सेवा ने घर का माहौल बदल दिया। घर की छोटी छोटी चीजें जो पहले बिखरी रहती थी अब उसके सलीके से संवर जाती। मेरी बहनें अपने कपड़े उसे देखकर खुश होती और वह उन्हें सलीके से पहनाती। वह दिन भर काम में बिजी रहती और शाम को मेरे सामने गर्म खाना रख देती। बाकी लोग सो चुके होते, वह सिर्फ मेरा इंतजार करती रहती। कभी मेरे पांव दबाती और कहती आराम करो। उसे देखकर बार बार दिल में उलझन होती कि ये औरत जो हर वक्त मेरी मदद के लिए तैयार है, दरअसल मेरी जिंदगी की वह शुरुआत है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मगर पति पत्नी की नज़दीकी अब तक मेरे लिए दूर थी। मेरी आत्मा अब भी उस गहरे जख्म से जूझ रही थी। मैं उसका हाथ पकड़कर खाना तो खाता, मगर दिल की दीवारें अभी भी ऊंची थी। मैं उसके पास बैठता, लेकिन मोहब्बत का एहसास नहीं होता। उसके बावजूद मैंने उसकी सेवा, उसकी समझदारी और उसके धैर्य की कदर की। मैं जानता था कि ये रिश्ता एक कठिन सच्चाई से जुड़ा है, लेकिन फिर भी उसके घर में होने से जैसे सुकून मिल गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम बहुत गरीब थे। घर छोटा था, दीवारें सूनी और ठंडी लगती। छत के किनारे पर कुछ पुराना सामान ढका था। सोने के लिए बस एक बिस्तर था और जगह बहुत तंग। मैं उसी बिस्तर पर सोता, वह जमीन पर पतली चादर बिछाकर लेट जाती। ये सब समाज के नियमों और रीति रिवाजों की वजह से था। हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे, लेकिन दिल के अंदर एक अलग ही एहसास रहता जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। एक दिन मेरी माँ ने हमारी बिस्तर की हालत देख ली। उनकी आंखों में गुस्सा और आवाज में शक्ति थी। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, पहले तो तुम समाज की बातें कर रहे थे और अब जब तुमने इसे अपनी पत्नी बनाया है तो नखरे क्यों कर रहे हो? इसे जमीन पर सुलाते हो और खुद बिस्तर पर सोते हो। तुमने मुझे इस लड़की के सामने कितना शर्मिंदा कर दिया है। ये कितनी अच्छी लड़की है और तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। उनके शब्द ऐसे जैसे दिल पर वार कर रहे हो। मैं चुप रहा, कुछ बोल नहीं पाया। माँ की आवाज़ की कठोरता मेरे भीतर का डर और बढ़ गया। मैं जानता था कि उनकी बात का वजन बहुत बड़ा है। उनका गुस्सा घर का माहौल बिगाड़ सकता है। उन्होंने कुछ भी कड़वे शब्द कहे और फिर कमरे से बाहर चली गई। मैंने दरवाजे की ओर देखा तो उनके कदम धीरे धीरे दूर जाते हुए सुनाई दिए। कमरे में सन्नाटा फैल गया था। संध्या ने खामोशी से मेरी तरफ देखा और अचानक रोने लगी। उसकी शादी और बेबसी का ख्याल मुझे भीतर से खा रहा था। मैं कुछ नहीं कर सका। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सारे लोग सो चुके। दीपक की लो धीमी थी। हवा का हल्का झोंका आया और दरवाजे पर टंगा पर्दा हिल गया। मेरे मन में ख्याल आया, ये अंधेरा कब तक छाया रहेगा। तभी संध्या धीरे से मेरे पास आकर बैठी। उसने अपने हाथ मेरे घुटनों पर रखे। हर आंखों में दर्द और सवाल लिए मेरी ओर देखते हुए बोली, तुम अपनी माँ और बहनों को सब कुछ सच सच बता दो। मैंने उसे समझाया कि अगर तुम सबके सामने ये बात बता दोगी तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। उसने रोते हुए कहा कि वह मेरी फिक्र करती है और चाहती है कि मैं सुरक्षित रहूं। उसके शब्दों में जो भाव थे वह सीधे मेरे दिल तक पहुंचे। मैंने उसे कहा कि हमारे समाज में ससुराल का माहौल बहुत सख्त होता है। यहाँ औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है। अगर एक बार राज खुल जाए तो फिर परिवार में प्यार और स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें और मेरी माँ, सबका नज़रिया बदल जाएगा। वे तुमसे नाराज़ हो जाएंगी और शायद तुम्हें मेरी ज़िंदगी से भी अलग कर दें। इस घर में मेरी माँ और तीनों बहनें हैं। एक बहन की शादी हो गई है। खैर तुम अकेली हो। अगर सब तुम्हें नापसंद करने लगे तो तुम्हारे पास कहीं ठिकाना नहीं बचेगा। मैंने दिल से कहा कि मुझे रोज़ काम पर जाना है, रोटी कमानी है। मैं घर का सहारा हूँ। मैं कब तक तेरे लिए लड़ाई लड़ूंगा? अगर घर का माहौल टूट गया तो सिर्फ तुम मुश्किल में आओगी, बल्कि मेरी बहनों के रिश्ते भी खतरे में पड़ जाएंगे। मैंने जो कुछ कहा वह दरअसल इस डर से निकला था जो हर मर्द के दिल में होता है, खोने का डर। इसी डर ने मेरी आवाज़ को भी कठोर बना दिया था। संध्या आंसू से भीगी आंखों के साथ बोली, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा, तुम चुप रहो। अपने दिल की बात को राज है रहने दो। इस खामोशी की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर यही खामोशी तुम्हें घर में सुरक्षा देगी। सास और ननंद का प्यार हर एक किसी को नहीं मिलता। तुम्हें मिला है उसे खोना मत। अगर ये मोहब्बत बरकरार रही तो घर का माहौल अच्छा रहेगा और कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा। मैंने उसके कानों में धीरे से समझाया था कि ये उसका भविष्य तय करने वाली बात है। वह चुप हो गई। उसके आंसू बहकर होठों पर आ टिके। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर माँ तुम्हारे खिलाफ बातें करे और बहनें भी मुझे अच्छा ना समझे तो? मैंने उसे दिलासा दिया, ये सब वक्त की बात है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहनें अपनी अपनी राह पकड़कर अपने ससुराल चली जाएंगी और उनके जाने से जो खालीपन घर में रह जाएगा उसमें तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। मैंने साफ कह दिया था कि मैं एक मर्द हूँ और मेरा काम घर चलाना और परिवार की जिम्मेदारी उठाना है। मैं समझाना चाहता था
कि मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, बस एक आम आदमी हूँ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं सबकी नफरत का सामना कर सकूँ। मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि घर की नींव को संभाले रखूँ और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूँ। मैंने ईमानदारी से उसे समझाने की कोशिश की। मेरी बातों में कोई अकड़, कोई कड़वाहट नहीं थी, बस घबराहट और एक तरफ की नम्रता थी जो मर्द को अंदर से रोकती है। मैंने उसे कहा कि जब तुमने घर का काम किया और सबकी सेवा की तो लोगों का दिल तुम्हारे करीब आ गया, इसलिए इस रिश्ते को टूटने मत दो। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वह मेरे दिल तक पहुंच चुकी है। मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो ताकि घर में शांति बनी रहे और तुम्हें वह सुरक्षा मिले जिसकी एक औरत को जरूरत होती है। ये सुनकर उसके चेहरे पर टूटा फूटा सा सुकून आया। उसने धीरे से सर हिलाया और बोली, तुम सही कहते हो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारी बात मान लूंगी, मुझे ये सब सहना होगा। ये कहकर उसने अपना सर झुका लिया और मेरे घुटनों को और मजबूती से पकड़ लिया। उस पर मेरे दिल में अजीब सा चैन महसूस हुआ। ये चैन किसी जीत की खुशी का नहीं था, बल्कि हालात के मुताबिक चुना गया था। एक छोटा सा शांति। मैंने उसे थामते हुए कहा, बस घर का सुकून बनाए रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वक्त के साथ हालात थोड़ा थोड़ा बेहतर हो गए। मैं भी धीरे धीरे संध्या की ओर खींचने लगा। मेरी नज़रों में मेरी पत्नी थी। उसने हर हाल में मेरा साथ दिया और सब्र के साथ समय गुजरा। मुझे महसूस होने लगा कि वो मेरे लिए कितनी बलिदान दे रही है और कितनी सच्चाई से सब कुछ सह रही है। यही बात धीरे धीरे मेरे दिल को बदलने लगी और मैंने उसे अपने दिल में अपना लिया। जब भगवान ने हमें पहला बच्चा दिया तो वह एक बेटा था। उसकी पैदाइश हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आई थी। मेरे बेटे के आने से माँ का मन भी बदल गया। बच्चों को देखते ही उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष झलकने लगा। एक शाम जब मैं काम से लौटा तो देखा कि संध्या बेटे को लिए रसोई में बैठी है। उसके चेहरे पर अलग ही सुकून था। मैंने उसके पास बैठकर पूछा, तुम खुश हो ना? वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। उसी रात मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं उसे पूरी तरह अपना लूं। मैंने उसे बताया कि मैं जानता हूँ कि उसने ये सब मेरी सुरक्षा के लिए किया था, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। मैंने वादा किया कि मैं उसके अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अगले दिन मैंने माँ और बहनों को एक साथ बिठाया। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बताया कि कैसे संध्या ने अपनी जान बचाने के लिए वो झूठ कहा था। मैंने उनके सामने संध्या की मेहनत, त्याग और उसकी सच्चाई की तारीफ की। शुरू में माँ और बहनें स्तंभ रह गई। उनकी आंखों में अविश्वास और हैरानी थी। माँ ने मुझसे पूछा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मुझे डर था कि आप उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगी। मेरी बहनों ने संध्या को गले लगा लिया और कहा कि भाभी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी बहन नहीं समझा, तुम तो हमारी देवी हो। माँ की आंखों में आंसू थे, पर इस बार गुस्से के नहीं बल्कि प्यार और पश्चाताप के। उन्होंने संध्या का हाथ थामकर कहा, बेटा तुमने हमारी इज्जत बचाई और हमारे बेटे को भी। वह रात हमारे लिए एक नया अध्याय था। हमारा घर अब वाकई एक परिवार बन गया था, जहाँ कोई राज नहीं, जहाँ कोई डर नहीं। हम सब ने मिलकर बेटे का नामकरण संस्कार किया और उसे प्रशांत नाम दिया, जिसका अर्थ है शांति। प्रशांत के आने से हमारे जीवन में वाकई शांति आ गई थी। मैंने और संध्या ने अपने बेटे की परवरिश में मिलकर काम किया। हम अच्छी सी शिक्षा देते, अच्छा सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख देते। धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। मैंने एक छोटी सी दुकान खोली और संध्या ने अपनी सिलाई का काम फिर से शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों में फिर से वो जादू लौट आया था। कई साल बीत गए और हमने एक और बेटी को जन्म दिया। हमारे परिवार में खुशी अब दुगनी हो गई थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी बर्बादी की कहानी एक इतनी खूबसूरत और सच्ची प्रेम कहानी में बदल जाएगी। आज जब मैं अपने पूरे भरे परिवार को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि प्यार और विश्वास ही जीवन के सबसे बड़े धन है। हर इंसान की कहानी में कुछ राज होते हैं, पर अगर दिल में कोई सच्चाई हो और इरादे नेक हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वह डर जो मुझे कभी खाया जा रहा था, आज कहीं वह दूर बहुत जा चुका है। मुझे यकीन था कि अब मेरे दिल में कोई घाव नहीं था, बस एक खूबसूरत निशान था जो मुझे हमेशा याद दिलाता कि सबसे बड़ी ताकत क्षमा और स्वीकार करने में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर नम्रता, जिम्मेदारी और ईमानदारी से जीवन साथी का साथ निभाता है तो मुश्किल हालात भी धीरे धीरे आसान हो जाते हैं। घर की शांति और रिश्तों का सुकून ताकत या अकड़ से नहीं बल्कि त्याग, धैर्य और आपसी भरोसे से कायम रहता है। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।